एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, इससे मुझे एक बात का अंदाजा लग रहा है कि आप अपने लिए एक खुद का घर लेने का सपना देख रहे हैं। हम सभी अपने लाइफ के किसी न किसी पड़ाव पे ये सपना जरूर देखते हैं, पर जितना आसान ये सपना देखना है उतना ही मुश्किल इसे पूरा करना है। ये एक बहुत बड़ा फैसला होता है हमारी लाइफ का, इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि घर लेने से पहले या किसी भी प्रॉपर्टी को फिक्स करने से पहले हम किसी ऐसे इंसान से सलाह कर ले जो या तो ये काम पहले कर चुका है या उससे इसमें प्रोफेशनली एक्सपीरियंस है। तो बात आती है कि मैं इस पिक्चर में कहाँ फिट होती हूँ, मतलब आप क्यों सुने मुझसे कि क्या आपको करना चाहिए घर लेने से पहले या क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम शोना है, मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो में लॉ पर्सपेक्टिव से भी समझाने वाली हूँ कि लीगली आपको किस बात का ध्यान रखना है कोई भी प्रॉपर्टी फिक्स करते वक्त। मैं एक वास्तु कंसल्टेंट भी हूं, तो मैं आपको वास्तु के भी दृष्टिकोण से बताऊंगी कि किसी भी प्रॉपर्टी को लेते वक्त में आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है जो वास्तु के हिसाब से एक सही प्रॉपर्टी कहलाता है या फिर एक गलत प्रॉपर्टी। मैं एक प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइन कंसल्टेंट भी हूं, तो मैं आपको उस पर्सपेक्टिव से भी बताऊंगी कि कोई भी अगर लेआउट आप फिक्स कर रहे होते हैं अपने लिए तो उसमें आपको कौन सी बेसिक चीजों की ध्यान रखनी है जिसकी वजह से आपको इंटीरियर करने में घर में बहुत अच्छा आसानी हो जाएगी और आपका घर बहुत ही सुंदर दिखने। मैंने MBA किया हुआ है फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स पे, तो मैं आपको फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से बताऊंगी कि कैसे आपको फाइनेंस को प्लान करना है और किन बातों का ध्यान रखना है घर फिक्स करते वक्त या फिर लोन लेते वक्त। और यूट्यूबर होने के नाते ये सारे इन्फॉर्मेशन को मैं आपके लिए एक ही वीडियो पे इसी प्लेटफॉर्म पे लेकर आई हूं। तो ये वीडियो पूरा जरूर देखें, आपके काम में बिल्कुल ही आने वाला है। तो चलिए लेट नहीं करते हैं और आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पे वो है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ होम ओनर। तो यहाँ पे बैंगलोर में मेरा खुद का एक 2 BHK फ्लैट है। हमारी शादी होते ही बहुत जल्दी हमने खुद के लिए घर बुक कर लिया था और हमने लिया था अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेने का फायदा ये है कि आपको प्राइस थोड़ी अफोर्डेबल रेंज में मिल जाती है, आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं इन्वेस्ट करने पड़ते और जब तक घर बनकर तैयार होता है तब तक आप अपने आप को फाइनेंशियली प्रिपेयर कर सकते हो आगे आने वाली घर से जुड़ी हुई एक्सपेंसेस के लिए। तो ये सब देखते हुए हमने लिया था अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। हमने सबसे पहले ध्यान ये दिया था कि हमें जरूरत क्या है इस घर से, हमें कितने रूम्स चाहिए, हम कितने लोग रहने वाले हैं और हमारी रहन सहन कैसी है, उस हिसाब से हमने अपने लिए प्रॉपर्टी देखा था। तो आप भी सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि कितने लोग रहने वाले हैं, आप आगे फ्यूचर में कितने किड प्लान कर रहे हैं या ऑलरेडी आपके कितने बच्चे हैं, उस हिसाब से आप 2 या 3 BHK अपने लिए ले सकते हैं। अगर आप ये सोच के घर ले रहे हैं कि कुछ सालों में मुझे इसे बेच देना है अच्छे रेट में, तो ऐसे केसेस में 2 और 3 BHK सबसे ज्यादा अच्छा होता है अगर हम अपार्टमेंट की बात करें। तो अगर आप शुरू से ही रेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो 1 BHK और 2 BHK ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इसमें रेंट लगना थोड़ा ज्यादा आसानी से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट इस बात का आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आप किस टाइप का अपार्टमेंट चाहते हैं। क्या आप लो राइज चाहते हैं या आप हाई राइज चाहते हैं। लो राइज और हाई राइज दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है। अगर मैं लो राइज की बात करूं तो अच्छी बात ये होती है कि सोसाइटी बहुत ज्यादा भीड़ भड़का वाली नहीं होती है, तो हर दिन आपको अलग अलग स्ट्रेंजर्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो ऐसे में आपको एक फैमिली इंक्लूजन का एहसास होता है। आपके बच्चे जिन लोगों के साथ में बड़े हो रहे हैं, खेल रहे हैं, आप उनको अच्छे से जान सकते हो। तो बेसिकली क्राउडेड नहीं होता है, लो राइज का ये फायदा है। पर उसी के साथ में इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर आपको व्यू चाहिए बहुत अच्छा, आप चाहते हो कि मैं दूर तक का देख सकूं, तो बैल्कनी का व्यू आपको पसंद है अगर, तो हाई राइज लेना अच्छा रहेगा। पर प्राइसेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। अगर आप हाई राइज लेते हैं तो वहां पे कई सारे आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ जाते हैं। उसके साथ ही साथ में आपको हो सकता है कि सीलिंग की हाइट भी थोड़ी कम मिले, जो लो राइज में थोड़ी ज्यादा आपको मिल जाती है। तो आपको इसमें बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा कि किस तरह का लाइफस्टाइल आप चाहते हैं, उस बेसिस पे आप हाई राइज या लो राइज अपार्टमेंट चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि किस एरिया में घर लिया जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जब भी आप घर ढूंढ रहे हो, स्पेशली बैंगलोर सिटी की अगर मैं बात करूं तो अगर आप चाहते हो कि ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया में लिया जाए घर तो वो काफी महंगा होने वाला है। तो इसलिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये होता है कि हम थोड़ा सबर्ब्स में चले जाए, ऐसे एरियाज जो अभी तक फुल्ली डेवलप नहीं हुए हैं पर डेवलप होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो अगर आप पहले से ही अंडर डेवलप्ड एरिया में घर बुक कर लेते हो तो कुछ सालों में वो डेवलप्ड हो जाएगा और आपको काफी अच्छा उसका प्राइस भी मिल जाएगा अगर आप रीसेल करते हो। तो ये एक अच्छा ऑप्शन रहता है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हर होम बायर को ध्यान में रखना चाहिए वो है ऑफिस से आपके घर की दूरी। अब आप कहोगे मैं आज एक ऑफिस में काम करता हूं, कल मैं ऑफिस चेंज कर लूंगा, तो उस बेसिस पे मैं घर कैसे लूं। तो अगर आप IT में काम करते हो, अगर मैं बैंगलोर की बात करूं, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आप ऐसे एरिया में घर लो जहां से बहुत सारे IT पार्क्स नजदीक पड़ जाते हैं आपको, या फिर आपके फील्ड की कुछ कंपनीज उस जगह पे है, वहां से आपको नजदीक में लेना चाहिए घर। क्योंकि कम्यूटेशन टाइम आपका जितना कम होगा, आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतनी अच्छी होगी, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ उतनी अच्छी होगी।
नेक्स्ट इस बात का आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आप किस तरह की क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहते हैं, उस बेसिस पे आप अपने लिए प्रॉपर्टी सिलेक्ट करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत सारे एमिनिटीज मिले, आपके पास स्विमिंग पूल हो, मल्टी लेवल पार्किंग हो, एक डेडिकेटेड क्लब हाउस हो, बच्चों को खेलने के लिए बहुत बड़ी जगह हो, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको पैसे थोड़े ज्यादा पे करने पड़ेंगे, क्योंकि एमिनिटीज का चार्जेस बहुत ज्यादा होता है। आप जब भी प्रॉपर्टी देखते हो कहीं पे भी, चाहे आप किसी पोर्टल में देख रहे हो, वेबसाइट में देख रहे हो, वहां पे बेसिक स्क्वायर फीट कॉस्ट लिखा रहता है, पर अगर आप उसमें एमिनिटी चार्जेस और ये सारे एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड करोगे तो प्रॉपर्टी का कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि अफोर्डेबल लिविंग ले, तो ऐसी वाली प्रॉपर्टी देखिए जहां पे आपको बेसिक एमिनिटीज मिल जाए। बेसिक एमिनिटीज में क्या क्या आता है, तो आपको कार पार्क मिल जाए, अगर वो कवर्ड हो तो और भी अच्छा। बच्चों के खेलने के लिए थोड़ी सी स्पेस मिल जाए, ओपन स्पेस हो सके तो, कि एल्डर्स के बैठने के लिए कोई जगह दी गई है या नहीं दी गई है, और सबसे इंपॉर्टेंट पावर बैकअप और लिफ्ट है या नहीं। तो ये बेसिक एमिनिटीज में आ जाता है। इतनी चीजें अगर हैं और वो आपके ऑफिस से नजदीक भी पड़ रहा है एरिया, तो मतलब ये सही प्रॉपर्टी होगा, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं लीगल पर्सपेक्टिव से। ये एक ऐसा एरिया है जहां पे आके सभी फर्स्ट टाइम होम ओनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे खुद के फैमिली और फ्रेंड्स में बहुत कंफ्यूजन था जब वो अपना पहला घर बुक कर रहे थे कि कैसी प्रॉपर्टी ले, कैसे पता चलेगा कि लीगली सब कुछ सही है या नहीं। तो देखिए, आपको ये पता नहीं चलने वाला है जब तक आप किसी एडवोकेट से कंसल्ट ना करें। काफी लोगों को मैंने देखा है कि वो कुछ फी बचाने के लिए, कुछ पैसे नहीं खर्चने के लिए प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं करवाते हैं, और बाद में जब प्रॉपर्टी डिले होने लग जाती है या प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉब्लम निकलती है तो उनको ही लॉस हो जाता है। तो मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि आप ऐसा बिल्कुल मत करें। 10-15 हजार रुपए के लिए इतना बड़ा रिस्क मत लीजिए। जैसे ही आप अपार्टमेंट बुक करते हो और उससे देते हो टोकन अमाउंट बिल्डर को, वो आपको एक लीगल सेट देता है। वो लीगल सेट लेकर के आपको एडवोकेट के पास चले जाना है। जो भी प्रॉपर्टी वेरीफाई करते हैं उन्हें दे दीजिए। 10 से 15 दिन लगेगा। वो अपने बेसिस पे सारा कुछ रीड करेंगे, और अगर आपने बीडीए प्रॉपर्टी ली है या बीबीएमपी ली है तो वहां पे जाएंगे उनके ऑफिस में, वहां पे भी देखेंगे कि सब कुछ सही है या नहीं है। वो लैंड हिस्ट्री देखेंगे, वो देखेंगे कि लैंड किनके किनके नाम पे है, और आपको सही सलाह देंगे। ये भी जानना बहुत जरूरी है कि अगर प्रॉपर्टी जेडी में है, जॉइंट डेवलपमेंट में है, लैंड ओनर कोई और है और जो बिल्डर है वो कोई और है जो कि डेवलप कर रहा है प्रॉपर्टी, तो उन दोनों के बीच में क्या एग्रीमेंट हुई है, और ये सब जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। लैंड जिनके नाम पे है उनकी हिस्ट्री क्या है, तो ये सब आपको बताएगा एडवोकेट। तो एडवोकेट के पास जरूर जाइए और अपना प्रॉपर्टी को वेरीफाई करवाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बात करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस की जो आपको आपके बिल्डर से पूछनी है साइन करने से पहले पेपर, यानी कि टोकन अमाउंट देने से पहले। और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है उनसे पूछना कि क्या वो ओसी प्रोवाइड करने वाले हैं या नहीं। ओसी मतलब ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आने में थोड़ा टाइम लगता है। आप घर में शायद शिफ्ट कर चुके होंगे, उसके भी 2-3 महीने बाद बिल्डर आपको ओसी प्रोवाइड करता है। पर जरूर से अपने अग्रीमेंट में इस बात को मेंशन करवा ले कि वो आपको ओसी देगा। जब तक वो इस बात को अग्री ना करे, आप पेपर बिल्कुल भी ना साइन करें। उसके बाद आपको उससे पूछ लेना है कि वो आपको अनडिवाइडेड शेयर कितना देने वाला है। अनडिवाइडेड शेयर का मतलब होता है कि कल होके भगवान ना करे अगर भूकंप आता है और किसी भी रीजन से आपकी प्रॉपर्टी तहस नहस हो जाती है, गिर जाती है, तो ऐसे में जिस लैंड पे वो प्रॉपर्टी डेवलप की हुई है उस लैंड का कुछ हिस्सा आपको मिलता है, वो आपका हक होता है। तो जितने भी ओनर होते हैं और जितनी भी बड़ी साइज की प्रॉपर्टी होती है उसे अनडिवाइडेड शेयर में कन्वर्ट किया जाता है कि एक पर्सन को कितना शेयर मिलने वाला है उस पर्टिकुलर जमीन से। बाद आप उससे पता कर ले कि खाता ट्रांसफर का फी क्या वो देने वाला है या फिर आप देने वाले हो। क्योंकि होता यह है कि प्रॉपर्टी हम एक बार खरीद लेते हैं, हमें पता नहीं होता है कि कितने हिडन चार्जेस बाद में हम पे एप्लीकेबल होने वाले हैं, जो 50,000 60,000 जैसे बड़े बड़े नंबर्स में चले जाते हैं। तो खाता ट्रांसफर का भी आपको बात कर लेना है कि ये बहुत जरूरी है पता करना। उसके साथ में आप पता कर लीजिए कि आपके प्रॉपर्टी में एसटीपी कहां पे लोकेटेड है। एसटीपी के बारे में बहुत लोग बिल्कुल अवेयर नहीं होते हैं और प्रॉपर्टी जब ले लेते हैं बाद में बहुत सफर करते हैं। तो जो एसटीपी होती है वो तो मस्ट है प्रॉपर्टी में होना, पर उससे बहुत ही गंदी सी स्मेल आती है जो दिन भर आती रहती है। तो अगर आपका घर, आपका प्रॉपर जो फ्लैट है वो एसटीपी के बहुत पास आपने ले लिया है तो आपको रीसेल में बहुत दिक्कत आने वाली है, खुद रहने में भी बहुत दिक्कत आने वाली है। तो एसटीपी का लोकेशन बिल्डर से जरूर पता कर ले। नेक्स्ट थिंग जो आपको पता कर लेनी है बिल्डर से पूछ के वो ये है कि आपको कारपेट एरिया कितना मिलने वाला है। ब्रोशर में जो आप देखते हैं लेआउट बना रहता है और लिखा रहता है 1000 स्क्वायर फीट का 2 BHK, वो एक्चुअली आपको 1000 स्क्वायर फीट रहने को नहीं मिलता है। वो होता है सुपर बिल्टअप एरिया। तो उसमें आपका लिफ्ट एरिया भी आ जाता है, लॉबी एरिया भी आ जाता है, स्टेयरकेस भी आ जाता है, और कट कट के आपको घर मिलता है एंड में 600 से 700 स्क्वायर फीट का। तो अगर आप पहले पता कर लेंगे कि बिल्डर कितना परसेंटेज दे रहा है तो आप अवेयर रहेंगे कि घर कितना बड़ा होने वाला है। हाई राइज की अगर मैं बात करूं तो वहां पे आपको कारपेट एरिया थोड़ा कम मिलता है, और अगर आप लेते हो लो राइज तो वहां पे कारपेट एरिया थोड़ा ज्यादा मिलता है। अगर आप लेते हो लो राइज तो आपको 1000 स्क्वायर फीट पे 85% टू 80% कारपेट एरिया मिल जाता है, तो घर थोड़ा बड़े साइज का होता है। तो इस बात पे क्लैरिफिकेशन लेना बिल्कुल भी ना भूलें।
अब बात करते हैं वास्तुशास्त्र की दृष्टि से कि आपको कैसा प्रॉपर्टी लेना चाहिए। अगर मैं आपको बात करूं लैंड के बारे में या बात करूं अपार्टमेंट के बारे में, हर केस में आपको वैसे ही जमीन पे बनी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए जो या तो रेक्टेंगुलर हो या तो स्क्वायर हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि साइड से प्रॉपर्टी कटी हुई है या ट्रायंगुलर शेप की है, वो बिल्कुल ऑस्पिशियस नहीं होता है। तो स्क्वायर या रेक्टेंगल लैंड हो, उस पर बनी हो प्रॉपर्टी तो बहुत अच्छा रहता है। बेसिक आपको क्या देखना है मैं आपको बता देती हूँ। वैसे बहुत डिफिकल्ट है 100% आपको मिल जाए, अपार्टमेंट लिविंग में तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो बेसिक आप ये देख सकते हैं कि किचन आपके घर का साउथ ईस्ट में होना चाहिए। अब ऐसी बात नहीं है कि किचन अगर आपका नॉर्थ वेस्ट में है या नॉर्थ में है तो ये बहुत बुरा हो जाता है, पर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ सबसे बेस्ट पोजीशन की। अगर ये है तो आंख बंद करके आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो किचन होना चाहिए साउथ ईस्ट में, मास्टर बेडरूम होना चाहिए साउथ वेस्ट में। अगर घर का नॉर्थ और ईस्ट खुला है, उधर में खिड़कियां हैं या दरवाजे हैं, बैल्कनी है, तो बहुत ही शुभ माना जाएगा। घर की एंट्रेंस अगर नॉर्थ ईस्ट की है, नॉर्थ की है, ईस्ट की है, नॉर्थ वेस्ट की है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की है तो बहुत ही अच्छा है। तो ऐसा घर आप आराम से बुक कर सकते हैं। घर में जितना ज़्यादा नेचुरल लाइट आ रहा हो, हवा आ रही हो, थोड़ा 3 साइड या 2 साइड ओपन हो, उतना अच्छा रहता है। तो इस तरीके का घर आप अगर बुक करते हैं तो वास्तु के दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहेगा। उस बिल्डर का जो मेन डोर है, मतलब आपके घर का दरवाजा तो एक बात हो ही गई, प्रॉपर्टी का जो मेन दरवाजा है वो भी अगर नॉर्थ फेसिंग है या ईस्ट फेसिंग है, मेन गेट की मैं बात कर रही हूँ, तो बहुत ही शुभ होगा। बिल्डर ने अगर घर के साउथ ईस्ट के तरफ में कोई भी तरीके का पानी नहीं दिया हुआ है या फिर स्विमिंग पूल नहीं दिया हुआ है, वाटर टैंक नहीं दिया हुआ है, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। नॉर्थ वेस्ट की तरफ में अगर उसने जनरेटर दिए हुए हैं या पार्किंग एरिया दिया हुआ है तो ये प्रॉपर्टी भी बहुत ही शुभ होती है। बाथरूम की बात करूं तो साउथ में अगर बाथरूम है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नॉर्थ वेस्ट में है तो भी दिक्कत नहीं है, वेस्ट में है तो भी दिक्कत नहीं है, पर आपका जो बाथरूम है वो देखिए साउथ ईस्ट में ना हो जाए या फिर वो प्रॉपर आपका नॉर्थ ईस्ट में ना हो जाए। तो कुछ बातों का ध्यान रखिए। अगर ये सब ठीक है तो घर आपका वास्तु कंप्लायंट है।